पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल साइंस यूनिट 5 पर्यावरण प्रदूषण। इस चैप्टर के मुख्य टॉपिक्स हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, नाभिकीय खतरा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और कुछ केस अध्ययन। वायु प्रदूषण, जब हमारे वायु में कुछ ऐसे खतरनाक और घातक पदार्थ आ जाएं जिससे मानव और अन्य जीव जंतुओं को खतरा हो, उसको कहेंगे वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण में जहरीली गैसेस ज्यादातर जो कारखाने और वाहन इत्यादि से निकलती हैं, वो हमारे पर्यावरण को खराब करती हैं। ऐसी स्थिति में मानव और अन्य जीव जंतुओं पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन का मतलब है कुछ ऐसे पदार्थों का आ जाना वायुमंडल में जिससे जीव जंतुओं पर नकारात्मक असर पड़े। वायु प्रदूषण करने वाले तत्वों को कहते हैं वायु प्रदूषण तत्व। ये जो तत्व हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, गैस और ठोस। तो गैस प्रदूषण तत्व जहरीली गैसेस हैं जिनसे हमारा वायुमंडल खराब होता है, जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड्स SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसी प्रकार ऑक्साइड नाइट्रोजन के भी जहरीली गैसेस होती हैं, जैसे N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कार्बन के ऑक्साइड्स भी जहरीली गैसेस होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ प्रदूषण तत्व ठोस पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। ये ठोस प्रदूषण तत्व होते हैं जैसे कि धूल, सूट, एरोसोल, PM2.5 और PM10। PM2.5 का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर जिनका जो साइज है, आकार है, वो 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटा हो। PM10 का मतलब है ऐसे छोटे पदार्थ जिनका आकार 10 माइक्रोन मीटर से भी छोटा हो। वायु प्रदूषण करने वाले तत्वों को एक और प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, प्राथमिक वायु प्रदूषण तत्व और द्वितीय वायु प्रदूषण तत्व। प्राथमिक वायु प्रदूषण तत्व किसी कारखाने, वाहन या किसी अन्य स्रोत से सीधे रूप से निकलते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों ही गैसेस कारखानों और वाहनों से निकलती हैं। वहीं दूसरी ओर द्वितीय प्रदूषण तत्व वो होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषण तत्व से किसी प्रकार रिएक्शन के बाद बनते हैं। तो अगर प्राथमिक प्रदूषण तत्व में कुछ क्रिया हो जाए या ये प्राथमिक प्रदूषण तत्व किसी अन्य रासायनिक पदार्थ से मिल जाएं, तो बनता है द्वितीय वायु प्रदूषण तत्व, जैसे कि स्मॉग बनता है स्मोक प्लस फॉग से। अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन बनता है जब ये जो प्राथमिक पदार्थ हैं जैसे SO2 और NO2 ये पानी के साथ या बारिश के साथ मिल जाएं। तो द्वितीय प्रदूषण तत्व हमेशा प्राथमिक प्रदूषण तत्व में रिएक्शंस के बाद बनते हैं। वायु के कुछ मानक हैं। हम वायु की क्वालिटी को जज करने के लिए 8 प्रकार के प्रदूषण तत्वों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पार्टिकुलेट मैटर, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड और अमोनिया। इन 8 प्रदूषण तत्वों से निकाली जाती है एयर की क्वालिटी। तो अगर इन पोल्यूटेंट्स को कैलकुलेट करके ये पता चले कि वायुमंडल का जो इंडेक्स है क्वालिटी का वो 0 से 50 है, तो ऐसी स्थिति में वायु को बहुत अच्छा और शुद्ध माना जाता है। वहीं दूसरी ओर अगर ये जो इंडेक्स कैलकुलेट करके वैल्यू हमारी 400 से ऊपर आए, तो ऐसी स्थिति में वायु को बहुत खराब माना जाता है। तो ये जो वायु के मानक हैं, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा कैलकुलेट किए जाते हैं। वायु प्रदूषण के 2 मेन कारण हैं, प्राकृतिक कारण और इंसान की गतिविधि। प्राकृतिक कारण हमेशा से ही वायु प्रदूषण का एक मेन वजह रही है। ये प्राकृतिक कारण कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, जंगलों में आग लग जाना, पौधों के पोलन्स का दूर जगह तक चले जाना। वहीं दूसरी ओर इंसान की गतिविधियों से आजकल वायु प्रदूषण अत्यधिक बढ़ गया है।
तो इंसान की गतिविधि जैसे कि वाहन, कारखाने इत्यादि से वायु प्रदूषण अत्यधिक होता है। मानव निर्मित वायु प्रदूषण के कई कारण हैं। तो मानव के द्वारा अनेक प्रकार के यंत्र और वाहन का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वाहन से बहुत सारी जहरीली गैसेस वायुमंडल में आ जाती है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और हाइड्रोकार्बन। तो वाहन के ईंधन दहन से ये सारी गैसेस वायुमंडल में चली जाती हैं और वायुमंडल की क्वालिटी को खराब करती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ कारखाने जैसे कि थर्मल पावर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जहां पर कोयले का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है, परंतु ऐसे प्लांट्स में फ्लाई ऐश और सल्फर की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो थर्मल पावर प्लांट से भी वायुमंडल खराब होता है और भी बहुत कारखाने गंदी जहरीली हवा वायुमंडल में निकालते हैं। घरेलू प्रदूषण वो प्रदूषण है जो घर के अंदर ही पाया जाए। घर के अंदर भी बहुत सारे जहरीली गैस या पदार्थ होते हैं, जैसे कि हमारे घरों की जो ब्रिक्स यानी कि ईंट और सीमेंट है, उसमें से रेडॉन नाम की गैस निकलती है जो बहुत ही जहरीली होती है। दूसरा, कुछ गांव में ऐसा भी देखते हैं कि वो अभी भी जंगल की लकड़ियों का प्रयोग करते हैं खाना बनाने के लिए। जब ये लकड़ियां जलाई जाती हैं तो ऐसे में कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की गैस वायुमंडल में निकलती है। इस कार्बन मोनोऑक्साइड से तो किसी इंसान की जान भी जा सकती है। सिगरेट स्मोकिंग करने से बेंजोएपायरीन नाम की गैस वायुमंडल में पहुंच जाती है। वायु प्रदूषण के अनेक नकारात्मक प्रभाव हैं। मानव के स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का सीधा असर देखने को मिलता है। मानव रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया से सांस को अंदर लेता है, परंतु हमारे नाक और गले में कुछ बड़े पदार्थ अलग हो सकते हैं, परंतु जहरीली गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर तो हमारे फेफड़ों तक चले जा सकते हैं। ऐसे में मानव के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है और मानव में बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस यानी कि श्वसन से जुड़ी बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो प्रदूषित पर्यावरण में किसी इंसान को लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों का कैंसर, एस्थमा यानी कि सांस लेने में तकलीफ, ब्रोंकाइटिस मतलब फेफड़ों का ये जो नलियां हैं इनका ब्लॉक हो जाना, इनका बंद हो जाना, और एम्फीसीमा यानी कि फेफड़ों के एयर सैक्स इरिटेट हो जाना या स्वेल हो जाना, ये सब बीमारियां बहुत आम रूप से देखी जा सकती हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड नाम की गैस जो ज्यादातर घरों में लकड़ियों को जलाने से निकलती है या वाहनों के दहन से निकलती है, उससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तक बन सकता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की जो कमी हमारे शरीर में आ जाती है, उससे मृत्यु तक हो सकती है। सल्फर डाइऑक्साइड नाम की गैस ब्रोंकाइटिस की बीमारी करती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ब्रोंकाइटिस यानी कि ये जो कैपिलरीज है, पतली पतली नलियां होती हैं फेफड़ों में, ये बंद हो सकती हैं। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से एम्फीसीमा भी हो सकता है, यानी कि ये जो एयर सैक हैं फेफड़ों के, ये भी खराब हो सकते हैं। बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड नाम की गैसेस तो डीएनए को म्यूटेट भी कर सकती हैं और हमारा जो डीएनए है वो हमारी जेनेटिक म्यूटेशंस को आगे तक पहुंचा देता है, यानी कि नई पीढ़ी में भी वो डिफेक्ट्स आ सकते हैं। इसके अलावा बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड से कैंसर होने की भी संभावना बहुत अधिक हो जाती है। वायु प्रदूषण का सीधा प्रभाव पौधों पर भी पड़ता है। पौधे पत्तियों के द्वारा गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यानी कि पत्तियों में कुछ कुछ स्टोमेटा नाम की कोशिकाएं होती हैं जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पत्तियों में अंदर जाती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस हो पाता है। परंतु प्रदूषित पर्यावरण में तो ये जो स्टोमेटा है ये बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाते हैं और श्वसन की प्रक्रिया, साथ ही साथ प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में पौधों में कई बीमारियां भी देखने को मिलती हैं। तो प्रदूषित पर्यावरण में पौधों पर ये सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि क्लोरोसिस में पत्तियों का हरा कलर यानी कि क्लोरोफिल खत्म होने लगता है और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। वहीं दूसरी ओर एक और बीमारी नेक्रोसिस बहुत आम रूप से देखी जाती है। नेक्रोसिस में
पत्तियों पर काले धब्बे पड़ जाते हैं और ये धब्बे दर्शाते हैं कि वहां की कोशिका बिल्कुल खराब और गल चुकी हैं। प्रदूषित पर्यावरण में जो पत्तियां होती हैं वो भी सूख जाती हैं और नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। ऐसी बीमारी को बोलते हैं इपिनास्टी। तो वायु प्रदूषण से पौधों पर सीधा असर पड़ता है। वायु प्रदूषण का प्रभाव जलीय जीवों पर भी साफ देखने को मिलता है। प्रदूषित पर्यावरण में जहरीली गैसेस बारिश के साथ मिलकर फिर नदी तालाबों में पानी को एसिडिक यानी कि अम्लीय बना देती हैं। ऐसे में वहां मौजूद मछलियां और अन्य जीव जंतु के मरने की भी संभावना बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण का एक और प्रभाव वस्तु और इमारतों पर पड़ता है। ताजमहल का कलर पीला इसीलिए पड़ा क्योंकि अम्लीय वर्षा के द्वारा खतरनाक प्रदूषण तत्व मार्बल को खराब करने लग गए थे। इसके अलावा प्रदूषण के अनेक पदार्थ पर्यावरण को, वस्तु को, इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे सल्फेट कण धातुओं को खराब कर सकता है, ओजोन से रबड़ खराब हो सकती है, नाइट्रेट के प्रभाव से कपास यानी कि कॉटन और रेयॉन जैसे कपड़े का रंग फीका पड़ सकता है। इसलिए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। तो वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम अनेक मेथड्स अपना सकते हैं, जैसे कि पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन। तो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट जैसे डैम या खनन प्रक्रिया या किसी कारखाने को खोलने से पहले उसका पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन किया जाता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट यानी कि वन मंत्रालय द्वारा ये देखा जाता है कि क्या किसी प्रोजेक्ट का पर्यावरण पे बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा। अगर हाँ, तो ऐसी स्थिति में उस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी जाती। तो जहां भी कारखाना खुलता है उससे पहले पर्यावरणीय प्रभाव का आंकलन बहुत जरूरी है, ताकि हम किसी पर्यावरण पे बुरे प्रभाव को होने से बचा पाएं। फिर कोयले के दहन से बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है और कोयले का प्रयोग निरंतर थर्मल पावर प्लांट्स में किया जाता है। तो जरूरत यह है कि हम कम सल्फर वाले कोयले का प्रयोग करें। कारखानों में हम कुछ तकनीकी यंत्र लगा के वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। ये तकनीकी यंत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर में गंदी और प्रदूषित हवा को इस चैम्बर में भेजा जाता है और बहुत तेजी से घुमाया जाता है। तो हवा जैसे ही साइक्लोन सेपरेटर में घुसेगी तो नीचे प्रदूषण के मोटे मोटे कण रह जाएंगे और साफ हवा दूसरे छोर से निकल पाएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर नाम का तकनीकी यंत्र भी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अहम है। इसमें खराब या प्रदूषित हवा को चैम्बर में भेजा जाता है और अंदर लगी होती हैं इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स में ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, धूल मिट्टी के कण हैं, ये चिपक जाते हैं और साफ हवा दूसरी ओर से निकल जाती है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वाहनों के प्रदूषण को नियमित रूप से चेक करना भी जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा साइकिल का प्रयोग करना वायु प्रदूषण को कम करने में साक्षर होता है। वृक्षारोपण तो सबसे ही अच्छा है। वृक्ष लगाने से पर्यावरण प्रदूषण बिल्कुल खत्म हो सकता है, क्योंकि वृक्ष काफी हद तक प्रदूषण के तत्वों को कंट्रोल करते हैं। फिर जरूरत यह भी है कि हम नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि पर जोर दें और ऐसी ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषित गैसेस नहीं पर्यावरण में जाती। तो इस प्रकार वायु प्रदूषण को हम नियंत्रित कर सकते हैं। वायु प्रदूषण से जुड़े कई केस अध्ययन हैं। पहला केस अध्ययन है हमारा भोपाल गैस त्राही। तो दिसंबर 2 की मध्य रात्रि में 1984 के साल में एक बहुत बड़ा हादसा हमारे ही देश भारत में हुआ। यह हादसा मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल शहर में हुआ और उस रात यानी कि 2 दिसंबर 1984 की रात बहुत जहरीली हवाएं और धुआं पूरे के पूरे भोपाल शहर में फैल गया। तो मध्य प्रदेश में स्थित भोपाल शहर में बहुत पहले एक प्लांट लगाया गया था, यानी कि एक कारखाना खोला गया था जिसमें कीटनाशक पदार्थ बनाए जाते थे। तो यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन नाम की एक
मल्टीनेशनल कंपनी जो विदेशों में भी कीटनाशक पदार्थ बनाती है, उसने अपना एक ब्रांच या एक शाखा हमारे भोपाल शहर में खोली। इस शाखा का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड और यहाँ पर कीटनाशक पदार्थों का उत्पाद शुरू हो गया। तो इस प्लांट में पेस्टिसाइड्स जैसे कि एलडी कार्ब, सेविन इत्यादि बनाए जाते थे और ये बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत उस समय हरित क्रांति के दौर से गुजर रहा था। तो कीटनाशक पदार्थ बनाने से हरित क्रांति हो पाई और इसी वजह से ये कारखाना भोपाल में लगाया गया था। इस कारखाने में पेस्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक पदार्थ बनाने के लिए मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस का प्रयोग किया जाता था। परंतु 2 दिसंबर 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस पानी से मिली और पानी से मिलने के बाद बहुत ही घातक पदार्थ में तब्दील हो गई। इस त्राही से वहां पर इतनी जहरीली गैस निकली कि तुरंत वहां के जो बच्चे थे वो विकलांग हो गए, कुछ बच्चों की तो आंखों की रोशनी चली गई और बहुत सारी अन्य बीमारी जैसे कैंसर इत्यादि लोगों में देखने को मिली। 1984 के सर्वेक्षण के अनुसार 3000 लोगों की वहां पर एकदम मृत्यु हो गई और 30,000 से भी लोग अधिक घायल हुए या अपाहिज हो गए। इस पूरे मामले में कानूनी पेच भी बहुत मुश्किल रहा और अभी भी लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं। दूसरा केस अध्ययन है दिल्ली वायु प्रदूषण। दिल्ली शहर हमारा पूरे विश्व के 20 मोस्ट प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। दिल्ली का प्रदूषण हमेशा से ही ज्यादा रहा है और प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि सीएनजी यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पर ही बस और ऑटो ये चलाए जाएं। इससे काफी हद तक प्रदूषण कम हुआ, परंतु वायु प्रदूषण की समस्या अभी भी बरकरार है। वायु प्रदूषण दिल्ली में ज्यादातर सर्दियों में देखा जाता है। तो सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के अनेक कारण हैं, जैसे कि पहला, सर्दियों में नॉर्थ वेस्टर्ली विंड चलती है। नॉर्थ वेस्टर्ली विंड सीधे अफगानिस्तान और पाकिस्तान देशों से और इवन राजस्थान से मिट्टी और धूल कणों को दिल्ली में भर देती है। दूसरा ये कि सर्दियों में हवा की गति भी बहुत कम होती है। हवा की गति कम होने से प्रदूषण तत्व दूर तक नहीं जा सकते और वहीं हमारे शहर पर ही इकट्ठे रहते हैं। वायु प्रदूषण की समस्या कुछ और कारणों से भी जुड़ी हुई है। सर्दियों के समय आसपास के राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब इत्यादि अपनी फसलों को जलाते हैं और इस चक्कर में 17 से 26% तक प्रदूषण हमारे दिल्ली में आ जाता है। इसके अलावा कुछ वाहनों से भी प्रदूषण होता है। वाहनों से प्रदूषण के द्वारा डस्ट यानी कि धूल के कण बहुत बढ़ जाते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 10 यानी कि छोटे कण जिनका आकार 10 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, ये भी बढ़ते हैं। और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 तो छोटे कण जिनका आकार 2.5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, उनमें भी वृद्धि देखी जाती है। ये कण यानी कि PM10 और PM2.5 तो बहुत घातक होते हैं और इनसे तो हमारे फेफड़े में से जाकर ये कण पूरे शरीर में फैल सकते हैं और अन्य बीमारियां भी कर सकते हैं। वायु प्रदूषण इस कारण भी बढ़ता है सर्दियों में क्योंकि एक थर्मल इन्वर्जन नाम की प्रक्रिया चल रही होती है, जहां गर्मियों में यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में गर्म हवा हमारे दिल्ली शहर में होती है और गर्म हवा क्योंकि हल्की होती है इसलिए अपने साथ धूल के कण ऊपर तक उठाकर ले जाती है। परंतु सर्दियों में थर्मल इन्वर्जन प्रक्रिया होती है। थर्मल इन्वर्जन प्रक्रिया में ठंडी हवा हमारे शहर के आसपास देखने को मिलती है और ठंडी हवा भारी होती है और अपने प्रदूषण तत्वों को ऊपर नहीं उठा पाती। तो यानी कि सर्दियों में जो प्रदूषण तत्व होते हैं वो शहर के अंदर ही एकत्रित होते रहते हैं और इसीलिए सर्दियों में सांस लेने में तकलीफ ज्यादा बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि सरकार ने फायर क्रैकर यानी कि पटाखों पर बैन लगा दिया है और ग्रीन पटाखों को जलाने की अनुमति दी है। सरकार के द्वारा 10 साल
से पुराने डीजल व्हीकल पर भी रोक लगाई है। जो अन्य राज्यों से हमारे शहर दिल्ली में वाहन आते हैं वो काफी हद तक प्रदूषण भी करते हैं, तो उन पर एक फाइन लिया जाता है जिसको बोलते हैं ग्रीन टैक्स। अब ग्रीन टैक्स ना देना पड़े इसलिए कुछ वाहन बाहर से ही दिल्ली के निकल जाते हैं, तो ग्रीन टैक्स लगाने से दिल्ली के प्रदूषण में कुछ तो कमी आई है। फिर कभी-कभी हमें कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेने पड़ जाते हैं, जैसे कि 2016 में ऑड इवन स्कीम दिल्ली सरकार ने लागू करी थी। इस स्कीम के अंतर्गत ऑड प्लेटेड व्हीकल्स ऑड दिन और इवन प्लेटेड नंबर वाले वाहनों को इवन डेट्स पर चलने की अनुमति थी, तो कुछ हद तक ऑड इवन स्कीम से भी प्रदूषण नियंत्रित हुआ। इस प्रकार हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। जल प्रदूषण। आजकल जल के सारे स्रोत ही प्रदूषित हैं। जल प्रदूषण का मतलब है जल में कुछ ऐसे घातक पदार्थ का मिल जाना जिससे पानी की गुणवत्ता पर असर पड़े और पानी पीने योग्य ना रहे। तो जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में परिवर्तन जिससे जल उपयोग योग्य ना रहे उसे हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के कई कारण हैं। पहला कारण है केंद्रित प्रदूषण और दूसरा है अकेंद्रित प्रदूषण। केंद्रित प्रदूषण का अर्थ है ऐसा प्रदूषण जिसका हम पता आराम से लगा पाए कि वो प्रदूषण हो कहां से रहा है। तो केंद्रित प्रदूषण ज्यादातर कारखानों के द्वारा पाइप से गंदा पानी के रूप में फेंक दिया जाता है, या घरों के सीवेज यानी कि घरों का गंदा जल भी पाइप के थ्रू नदियों में बहा दिया जाता है। तो ऐसे सोर्स का पता लगाना बहुत आसान है, परंतु वहीं दूसरी ओर अकेंद्रित प्रदूषण स्रोत भी होते हैं। अकेंद्रित प्रदूषण स्रोत वो स्रोत हैं जिनका पता लगाना बहुत मुश्किल है, जैसे कि नदी है। नदी में कुछ प्रदूषण तत्व आ रहे होते हैं घरों से, कुछ शहरों से, कुछ आसपास के इलाकों से, कुछ एनिमल फीड स्टॉक से, कुछ रासायनिक पदार्थ कृषि एरिया से भी आ रहे होते हैं। तो ऐसे में नदी जगह जगह प्रदूषित होती है और एक जगह को हम बता नहीं पाते कि कहां से एक्चुअली प्रदूषण आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम बोलते हैं अकेंद्रित स्रोत। जल प्रदूषण आजकल हर जगह है। भूमि जल प्रदूषण भी हो रहा है और सतही जल यानी कि नदी, तालाब आदि भी प्रदूषित हो रहे हैं। भूमि जल यानी कि पानी जो भूमि के अंदर है वो अनेक प्रकार से प्रदूषित है। पहला, कारखानों के अवजल के द्वारा। तो कारखानों का विसर्जित अवजल भी भूमि जल को प्रदूषित करता है। खनन प्रक्रिया से भी बहुत भूमि जल प्रदूषित हो जाता है। और दूसरा, मिट्टी में कूड़ा फेंकने से कूड़े के काफी सारे रासायनिक पदार्थ भूमि जल को प्रदूषित कर देते हैं। सतही जल प्रदूषण यानी कि ऐसा प्रदूषण जो नदी, तालाब इत्यादि में देखा जाए। तो इसका मुख्य कारण है अपजल। घरों का गंदा पानी ज्यादातर नदी, तालाबों में बहा दिया जाता है। दूसरा, कारखानों का अवजल। कारखानों से निकलने वाले जहरीले केमिकल्स और पदार्थ भी नदी, तालाबों में बहा दिए जाते हैं। तीसरा, अपमार्जक। अपमार्जक का अर्थ है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स को कई बार कंपनी और कई बार घरों में भी प्रयोग करते हैं, पर ऐसे पदार्थ जब पानी में या आसपास के नदी, तालाबों में बहा दिए जाते हैं तो वहां पे जल की गुणवत्ता सीधे कम हो जाती है। एग्रोकेमिकल्स यानी कि उर्वरक। उर्वरक अत्यधिक रूप से कृषि क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ जाए, परंतु ये उर्वरक बहकर आसपास के तालाबों में जा सकते हैं और उन तालाबों में काई यानी कि हरी हरी काई उग जाती है, जिसके कारण जो अंदर के मछलियां हैं या कीड़े हैं वो सांस नहीं ले पाते, उनको ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हो पाती और ऐसे में अंदर के जो तालाब के अंदर जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। फिर कई बार तेल निकालने की प्रक्रिया के दौरान काफी हद तक तेल समुद्रों में बह जाता है और ऐसी स्थिति में वहां के जलीय जीव जंतुओं पर बुरा असर पड़ता है। वेस्ट हीट यानी कि ताप। कुछ कारखानों से गरम पानी को नदी तालाबों में बहा दिया जाता है। गर्म पानी भी एक तरीके से प्रदूषण है, क्योंकि गर्म पानी के निकलने से जलीय जीवों पर एकदम से बहुत बुरा असर पड़ सकता है।
जल प्रदूषण के अनेक प्रभाव देखे जा सकते हैं। पहला, प्रदूषित जल से जलीय जीवन पर खतरा हो सकता है, क्योंकि जलीय जीवन को ऑक्सीजन चाहिए होती है और जल प्रदूषण होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और घातक पदार्थ और अत्यधिक बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जलीय जीव जंतु मर भी सकते हैं। तो साफ पानी में तो घुली ऑक्सीजन ज्यादा होती है और खराब यानी कि प्रदूषित पानी में घुली ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजन की जरूरत मछलियों को और हर जीव जंतुओं को है। ऑक्सीजन ना मिलने से जीवों की मृत्यु तक हो सकती है। जल प्रदूषण का दूसरा प्रभाव सूक्ष्म जीवों पर देखा जा सकता है। तो सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, वायरस आदि ये सब प्रदूषित जल में अधिक पनपते हैं। तो प्रदूषित जल को पीने से कॉलेरा, डायसेंट्री, टाइफॉइड और जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। प्रदूषण का एक प्रभाव यूट्रोफिकेशन के रूप में भी देखा जाता है। तो आसपास के जो खेत हैं उनसे बहकर उर्वरक और कीटनाशक पदार्थ आसपास के तालाबों को प्रदूषित कर देते हैं। तो ये जो उर्वरक हैं या फिर जो कीटनाशक पदार्थ हैं, ये आसपास की झीलों में या तालाबों में हरी काई को ज्यादा उगने देते हैं। इस काई के उगने से अंदर मौजूद मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि उन मछलियों को ना तो ऑक्सीजन मिल पाती है और ना ही ठीक रूप से सूरज की रोशनी मिल पाती है। इस प्रक्रिया को यूट्रोफिकेशन बोलते हैं। जल प्रदूषण का एक और प्रभाव जैविक ऑक्सीजन मांग पर पड़ता है। जैविक ऑक्सीजन मांग बैक्टीरिया की ऑक्सीजन मांग होती है, यानी कि वो ऑक्सीजन जो बैक्टीरिया को चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर यानी कि कार्बनिक पदार्थ को तोड़ने के लिए। तो ऐसी जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो अधिक चाहिए होती है प्रदूषित पर्यावरण में। तो प्रदूषित पर्यावरण में क्योंकि कार्बनिक पदार्थ भी ज्यादा होंगे, इसलिए उन्हें तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को या सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन भी अत्यधिक चाहिए होगी। तो जैविक ऑक्सीजन मांग में वृद्धि देखी जाती है। जल प्रदूषण का एक और प्रभाव जैव सांद्रता के रूप में यानी कि बायोमैग्निफिकेशन के रूप में पड़ता है। सारे ही जीव एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के द्वारा। तो हमारे पर्यावरण में अगर कोई केमिकल आता है तो वो रासायनिक पदार्थ खाद्य श्रृंखला के थ्रू बढ़ सकता है। जैसे कि अगर पानी में हम देख रहे हैं कि कहीं पर कीटनाशक पदार्थ डीडीटी का प्रयोग हो रहा है, तो स्टार्टिंग में तो बहुत कम अमाउंट दिखेगा, परंतु खाद्य श्रृंखला में ये डीडीटी या कीटनाशक खतरनाक रासायनिक पदार्थ बढ़ता ही चला जाएगा। जूप्लैंक्टन में उससे ज्यादा। जूप्लैंक्टन का मतलब होता है छोटे कीड़ों में ज्यादा हो जाएगा, पानी वाले कीड़ों में, फिर मिनोज में ज्यादा, मछलियों में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा डीडीटी, और अंत में बर्ड्स जो मछलियों को खाएंगी ऐसी चिड़ियाओं में डीडीटी की मात्रा अत्यधिक देखी जाती है। और ऐसी स्थिति में तो चिड़िया की जो लाइफ साइकिल है उस पर भी सीधा असर पड़ता है। चिड़िया के जो अंडे होते हैं वो वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, उनमें कैल्शियम का जो डिपॉजिट है वो कम होता है और बहुत जल्दी चिड़िया के अंडे टूट जाते हैं। इससे जो चिड़िया की जनसंख्या है उस पर भी असर हो सकता है। जैव सांद्रता का एक और उदाहरण है मीनामाटा डिजीज। तो जापान के तटीय इलाकों पर कई सारे कारखाने थे। ये कारखाने मर्क्यूरी नाम का कंपाउंड बहा देते थे मीनामाटा बे में। मीनामाटा बे वहां आसपास के पानी का स्रोत है। तो जैसे ही ये पदार्थ, मर्क्यूरी से भरे पदार्थ मीनामाटा में बहाए जाते थे, तो ये मर्क्यूरी वाले पदार्थ मछलियों में चले जाते थे और मछलियों में इनकी मात्रा बढ़ जाती थी। मछलियों से ये पदार्थ बड़ी मछलियों में चले जाते थे और जब इंसान के द्वारा मछलियां खाई जाती थी तो मर्क्यूरी नाम का रासायनिक पदार्थ जो आया था इन कारखानों से, वो मानव के शरीर के अंदर अत्यधिक बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं जैव सांद्रता। तो मर्क्यूरी के बढ़ने से इंसानों में मीनामाटा बीमारी हो जाती है। एक और उदाहरण जैव सांद्रता का है इटाई डिजीज। पानी में अगर प्रदूषण तत्व होंगे तो उसका असर सीधे खाद्य श्रृंखला के हर जीव पर पड़ेगा और यही एक इटाई बीमारी के रूप में जापान में पाया गया था। तो जापान में कुछ लोग या कुछ किसान चावलों की खेती के दौरान गलती से कारखानों का अवजल इस्तेमाल करने लग गए।
तो क्योंकि चावलों को सिंचाई के लिए अत्यधिक जल चाहिए होता है और इसीलिए कारखानों का जो पानी था वो किसानों ने प्रयोग कर लिया सिंचाई के लिए। तो वहां पर जितने भी चावल उगे उनमें कैडमियम नाम का पदार्थ अत्यधिक बढ़ गया। इस चावल को जब इंसानों ने खाया तो इंसान के अंदर भी कैडमियम पदार्थ चला गया और इटाई इटाई डिजीज होने लग गई। तो जापान के लोगों में काफी बीमारी ये देखी गई और इसमें शरीर का विकास नहीं हो पाता। जल प्रदूषण से अन्य बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो अमेरिका और कुछ अन्य देशों में ये देखा जाता था कि जब बच्चों को प्रदूषित पानी पिला दिया जाता था तो कुछ बच्चों में ऐसा ब्लू कलर होने लग गया, यानी कि बच्चों की खाल नीली पड़ने लग गई। तो इसका कारण ढूंढा तो पता चला कि पानी में नाइट्रेट नाम का पदार्थ अत्यधिक था। तो नाइट्रेट के प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। वहीं दूसरी ओर फ्लोरोसिस नाम की बीमारी भी हो सकती है। फ्लोरोसिस मतलब पानी में फ्लोराइड का अत्यधिक बढ़ जाना, और ऐसे में जो दांत हैं वो गल भी सकते हैं और दांतों का कलर भी चेंज हो सकता है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करना अत्यधिक जरूरी है और इसको नियंत्रित करने के लिए कुछ खतरनाक पदार्थों का हमें कम उपयोग करना चाहिए, जैसे उर्वरक का कम उपयोग करना चाहिए। उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स जो मिट्टी में उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं। तो उर्वरक के स्थान पर हम जैविक यौगिकीकरण को भी कर सकते हैं। जैविक यौगिकीकरण मतलब ऐसे पौधे लगाना जो खुद ही नाइट्रोजन जैसे कंपाउंड मिट्टी में बढ़ा दें और हमें उर्वरक की जरूरत ना पड़े। तो जैविक यौगिकीकरण करने के लिए कुछ पौधे ले सकते हैं, जैसे कि दाल, चना इत्यादि। फिर तीसरा पॉइंट ये है कि जल प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए हमें कीटनाशक प्रबंधन भी करना पड़ेगा, यानी कि कीटनाशक पदार्थ का प्रयोग ना करके हमें प्राकृतिक पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कीट को मारने के लिए हम नीम की पत्तियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ वृक्षारोपण से भी जल प्रदूषण नियंत्रित होता है, क्योंकि अगर हम वृक्ष लगाते हैं तो वृक्ष काफी हद तक मिट्टी को पकड़ के रखती है और मिट्टी को बहने से बचा लेती है। ऐसी स्थिति में जल प्रदूषण कम हो जाता है। जल प्रदूषण को कारखाने में नियंत्रित करने के लिए कुछ तकनीकी यंत्र लगाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं जल उपचार नियंत्रण यंत्र, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कारखानों में लगाए जाते हैं, इनमें 3 भाग होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी कि प्राथमिक उपचार, सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी कि द्वितीय उपचार, और टर्शरी ट्रीटमेंट यानी कि तृतीय उपचार। तो प्राथमिक उपचार में मोटे मोटे कण पानी से अलग कर लिए जाते हैं। तो पानी यानी कि गंदा पानी को फिल्टर्स या स्क्रीन से पास किया जाता है, जिससे मोटे कण अलग हो जाएं। फिर मोटे कण जब अलग हो जाते हैं तो पानी को ग्रिड चैम्बर से पास किया जाता है। ग्रिड चैम्बर मतलब पानी को बहुत तेज गति से घुमाया जाता है ताकि मिट्टी नीचे बैठ जाए, और जो भी पानी इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं हम प्राइमरी क्लैरिफायर। इस प्राइमरी क्लैरिफायर यानी कि ऐसा पानी जिसमें से हमने मिट्टी और मोटे पदार्थ अलग कर लिए हैं पर वो फिर भी प्रदूषित है, इस पानी को सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पास किया जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट का मतलब है इस गंदे पानी को हम एरेशन टैंक से पास कराएंगे। एरेशन टैंक मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन दी जाती है और बैक्टीरियाज होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक वेस्ट को छोटे रूप में तोड़ देते हैं। फिर ये जो प्रोसेस है ये बार बार रिपीट किया जाता है। तो बार बार अगर इस प्रोसेस को करेंगे तो मिट्टी या जो पानी के कार्बनिक पदार्थ हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। इसके बाद जो पानी मिलता है उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी क्लैरिफायर। सेकेंडरी क्लैरिफायर में ना तो कोई कार्बनिक पदार्थ है ना ही मोटे कण हैं, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हट जाते हैं और मोटे पदार्थ प्राइमरी ट्रीटमेंट में हट जाते हैं। परंतु इस पानी में यानी कि सेकेंडरी क्लैरिफायर नाम के पानी में अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज, कुछ बैक्टीरिया या कुछ इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उनको हटाने के लिए टर्शरी ट्रीटमेंट किया जाता है। तृतीय ट्रीटमेंट या तृतीय उपचार टर्शरी ट्रीटमेंट में पानी को क्लोरीन डालकर साफ किया जाता है, साथ ही साथ यूवी रेडिएशंस और ओजोन से भी पास किया जाता है। इसके बाद पानी पूरा का पूरा स्वच्छ हो जाता है। तो
तो जल प्रदूषण के ये जो नियंत्रण यंत्र है, ये हर कारखाने को लगाना आजकल अनिवार्य है। जल प्रदूषण के केस अध्ययन 1। तो केस अध्ययन 1 है आर्सेनिक पॉल्यूशन बंगाल और बांग्लादेश में। तो बहुत पहले बंगाल और बांग्लादेश में ऐसा देखा गया कि कुछ लोगों के जो खाल है वो बिल्कुल खराब होने लग गई, कुछ लोगों की खालों पे धब्बे पड़ने लग गए और ये पाया गया कि आर्सेनिक नाम का केमिकल बांग्लादेश और बंगाल दोनों में ही बहुत अधिक मात्रा में होने लग गया। तो ऐसी स्थिति में जो लोग थे उन पर सीधा असर देखने को मिला। तो बंगाल की काफी सारी डिस्ट्रिक्ट्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और जो लोग थे उनमें धब्बे, काले धब्बे, सफेद धब्बे ऐसे उत्पन्न होने लग गए। बाद में पता चला कि बंगाल और बांग्लादेश में आर्सेनिक अत्यधिक मात्रा में भूजल से ट्यूबवेल के थ्रू आता था। तो ऐसे ट्यूबवेल को रेड क्रॉस मार्क करके अलग कर दिया गया ताकि लोग सावधान रहें और ऐसा पानी ना पिएं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि प्रदूषित जल का प्रयोग करने से सिंचाई में ये जो चावल उगाए जाते थे बंगाल और बांग्लादेश में वो बहुत ही ज्यादा कंटैमिनेटेड थे, यानी कि प्रदूषित थे। उन चावलों को खाने से इंसान में आर्सेनिक पॉल्यूशन बढ़ गया। तो आर्सेनिक पॉल्यूशन का जो कारण है वो अभी भी लोगों को सही रूप से तो नहीं पता, परंतु आर्सेनिक बीमारी बहुत ज्यादा फैली थी और इस आर्सेनिक बीमारी से नॉर्थ परगना, मुर्शिदाबाद जैसी डिस्ट्रिक्ट बंगाल में प्रभावित हुई। तो जल प्रदूषण से इंसानों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। केस अध्ययन नंबर 2, गंगा एक्शन प्लान। गंगा नदी हमारी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह नदी उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश में बहकर और बाद में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। परंतु इसी बीच यहाँ पर यानी कि कानपुर के आसपास बहुत ज्यादा प्रदूषण देखने को मिलता है। गंगा के प्रदूषित होने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे अत्यधिक सीवेज को बहा देना। सीवेज मतलब घरों से निकलने वाला गंदा जल को बहा देना। सेडिमेंट लोड, मिट्टी के कण, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, काफी जगह कारखानों का गंदा पानी भी इस नदी यानी कि गंगा नदी में बहा दिया जाता है। क्रिमेशन ऑन बैंक यानी कि नदी तट पे कई बार मृत लोगों की लाशें जलाई जाती हैं। एग्रोकेमिकल, आसपास के खेतों में होने वाले अत्यधिक केमिकल यानी कि उर्वरक या कीटनाशक पदार्थ भी बहकर गंगा नदी में मिल जाते हैं। इससे भी प्रदूषण बहुत होता है। तो गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए वन मंत्रालय के द्वारा 1985 में गंगा एक्शन प्लान चलाया गया। इस गंगा एक्शन प्लान में बात यह थी कि पूरा का पूरा पर्यावरण साफ हो, साथ ही साथ जगह जगह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि पानी को साफ करने वाले यंत्र लगाए जाएं। तीसरा पॉइंट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के साथ साथ उनका जो कूड़ा कचरा है उसका सही उपयोग हो, नदी में ना बहकर उस कूड़े कचरे से या तो कुछ एनर्जी, बिजली बनाई जाए या फिर कुछ मैन्योर यानी कि खाद बनाई जाए या फिर किसी प्रकार पिसिकल्चर, एक्वाकल्चर या सिंचाई के लिए उस पानी का प्रयोग किया जाए। फिर बात यह भी थी कि गंगा एक्शन प्लान में गंगा के पर्यावरण को सुधारने की बात करी गई थी। तो अगर गंगा साफ होगी तो पर्यटन भी ज्यादा होगा और इससे स्थानीय लोगों को आर्थिक सहायता भी मिल पाएगी। गंगा एक्शन प्लान के बाद 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इस नमामि गंगे प्रोग्राम में ये माना गया कि हमें गंगा को प्रदूषण से भी बचाना है, गंगा को कंजर्व भी करना है और साथ ही साथ फिर से पानी को साफ करना है और पानी की गुणवत्ता ठीक करनी है। तो गंगा नमामि गंगे प्रोग्राम के अंतर्गत काफी सारी बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना, दूसरा नदी के आसपास की जगह को साफ करना, तीसरा बायोडाइवर्सिटी एंड एफॉरेस्टेशन यानी कि जैव विविधता को बढ़ाना पेड़ लगाकर, और आसपास नदी के जन जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है ताकि लोग गंगा नदी में कूड़ा कचरा ना फेंकें। तापीय प्रदूषण, कई बार कुछ कारखाने अपना कारखाने का गरम पानी नदियों में बहा देते हैं। अगर गर्म पानी नदियों में बहा दिया जाता है तो वो भी एक तरीके से प्रदूषण कहलाया जाता है। तो चाहे पानी में कुछ रसायन पदार्थ ना हो
परंतु अगर पानी का प्रदूषण या पानी का जो तापमान है वो ज्यादा होगा, तब भी उसे हम प्रदूषण कहते हैं। इस प्रदूषण को हम बोलते हैं तापीय प्रदूषण। तो तापीय प्रदूषण के अत्यंत नकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं, जैसे कि जल की ऑक्सीजन कम हो सकती है। पानी में अगर कोई घातक रसायन पदार्थ है तो उसका प्रभाव और बुरा हो सकता है। संवेदनशील जीवों पर असर पड़ सकता है। जीवों की अधिक क्रिया यानी कि गर्म पानी के द्वारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी जीवों में बढ़ जाती है और साथ ही साथ कम ऑक्सीजन होने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है। फिर इसका यानी कि गर्म पानी अगर सीधे नदियों में बहा दिया जाए तो उसका असर मछलियों पर भी पड़ता है। ऐसी स्थिति में मछलियां मर भी सकती हैं। प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए 2-3 तरीके लिए जाते हैं, जैसे कि छिड़काव टैंक। छिड़काव टैंक में गर्म पानी को, किसी कारखाने के जो गर्म पानी है उसे कुछ देर के लिए एक कूलिंग पॉन्ड में रखा जाता है। कूलिंग पॉन्ड में अपने आप जो गर्मी है वो पर्यावरण में चली जाती है कुछ देर में और पानी का तापमान कम हो जाता है। फिर इस साफ पानी को या कम ताप वाले पानी को नदियों में बहा दिया जाता है। दूसरा है प्रशीतन टैंक। प्रशीतन टैंक का मतलब है हम यहाँ पर गर्म पानी को कुछ फुव्वारों की मदद से ठंडा करते हैं। तो गर्म पानी को फुव्वारों की मदद से उछाला जाता है, जिससे गर्मी पर्यावरण में खो जाती है और पानी, ठंडा पानी नदियों में बहा दिया जाता है। तापीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रशीतन मीनार का भी प्रयोग किया जाता है। प्रशीतन मीनार यानी कि कूलिंग टावर्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, वेट एंड ड्राई। तो आर्द्र यानी कि वेट कूलिंग टावर में गर्म पानी का छिड़काव किया जाता है एक चैम्बर के अंदर, और पानी जैसे हम छिड़कते हैं तो नीचे से ठंडी हवा पास करी जाती है। तो ठंडी हवा के संपर्क में आने से पानी का तापमान कम हो जाएगा और ठंडे पानी को फिर नदी में बहा दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर शुष्क प्रशीतन मीनार में एक चैम्बर होता है जिसमें हम गर्म पानी को पाइपलाइन के थ्रू पास करते हैं। तो इन दोनों में फर्क यही है कि आर्द्र प्रशीतन मीनार में हम पानी का छिड़काव करते हैं और पूरा जो अंदर का चैम्बर है वो गीला होता है। वहीं दूसरी ओर ड्राई कूलिंग टावर यानी कि शुष्क प्रशीतन मीनार में हम गर्म जल को पाइप के थ्रू पास करते हैं, नीचे से ठंडी हवा पास करते हैं। तो ऐसे में जो पानी का तापमान है वो अपने आप कम हो जाता है। मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण का अर्थ है मिट्टी में होने वाला प्रदूषण। मिट्टी भी आजकल बहुत प्रदूषित है और इसके अनेक कारण हैं, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट, घर से निकलने वाला कूड़ा कचरा भी मिट्टी में डाल दिया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, कारखानों का कूड़ा, केमिकल्स, बहुत सारी चीजें मिट्टी में ही डाल दी जाती हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट, तो खेतों में प्रयोग होने वाले रासायनिक पदार्थ जैसे उर्वरक और कीटनाशक पदार्थ भी मिट्टी को प्रदूषित करते हैं। एनिमल एक्सक्रीटा भी मृदा प्रदूषण करता है। फिर कई जगह हम खनन प्रक्रिया के दौरान रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यानी कि नाभिकीय पदार्थ निकालते हैं, जिनसे मृदा यानी कि मिट्टी प्रदूषित हो सकती है। मिट्टी प्रदूषित होने के अनेक प्रभाव हैं। पहला प्रभाव ह्यूमन के स्वास्थ्य पर देखने को मिलता है। खराब प्रदूषित मिट्टी में तो जो पौधे उगेंगे वो भी खतरनाक और खराब ही उगेंगे। इन पौधों को खाने से मानव के स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ सकता है। साथ ही साथ मृदा प्रदूषण से मिट्टी की गुणवत्ता पर भी असर पड़ता है। ऐसी मिट्टी में फसल नहीं उग पाती। मिट्टी के जो बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव हैं वो भी कम होते हैं। मृदा प्रदूषण यानी कि जो मिट्टी का प्रदूषण है उसमें पाए जाने वाले तत्व काफी हद तक बहकर आसपास के झीलों को भी प्रदूषित करते हैं और ऐसी झीलों में काई अत्यधिक उगने लगती है, जिसके कारण नीचे मौजूद जलीय जीव खत्म हो सकते हैं। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन होने के भी चांसेस मृदा प्रदूषण के कारण बढ़ जाते हैं। फिर मृदा प्रदूषण में मौजूद प्रदूषण तत्व बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैव सांद्रता से खाद्य श्रृंखला में बढ़ सकते हैं और खाद्य श्रृंखला के अन्य जीवों पर भी अपना असर डाल सकते हैं।
मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे कि कारखानों से निकलने वाले अवजल का उपचार होना चाहिए, अपशिष्ट पदार्थों को यानी कि गलत जो खराब पदार्थ है उनको एक स्थान पर ही डाला जाना चाहिए, कूड़े कचरे का जितना हो सके पुनर्उपयोग, पुनर्निर्माण, पुनर्चक्रण करना चाहिए। कूड़े से बायोगैस भी बनाई जा सकती है, जानवरों के मल से भी बायोगैस बनाई जा सकती है। इस प्रकार मृदा कुछ हद तक प्रदूषित होने से बच सकती है। फिर कई बार कूड़े के उपचार के लिए हम सूक्ष्म जीवों यानी कि बैक्टीरिया आदि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि किसी भी कंपन से आ रही ऊर्जा को कहते हैं। तो बुरी लगने वाली अवांछित आवाज को शोर कहते हैं। इस ध्वनि को नापने के अनेक पैमाने हैं। पहला पैमाना है फ्रीक्वेंसी को नापना। फ्रीक्वेंसी मतलब इसमें हम साउंड की कंप्रेशंस और रिफ्रैक्शंस को देखते हैं एक यूनिट टाइम पे। तो कितनी ध्वनि की जो वेव्स हैं वो कितनी पास आ रही है और कितनी दूर जा रही है, इसका आंकलन हम एक टाइम में करते हैं, उसी को हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में कैलकुलेट की जाती है। ध्वनि को नापने का एक और तरीका है उसकी लाउडनेस को नापा जाए। तो ये जो लाउडनेस है ये डेसिबल यूनिट में नापी जाती है और इसको नापने के लिए ये एक इक्वेशंस का प्रयोग किया जाता है। इस इक्वेशन में हम लॉग लेते हैं और एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि वहां पर साउंड प्रेशर कितना है। तो लाउडनेस का मतलब हम आवाज की लाउडनेस को कैलकुलेट करते हैं डेसिबल यूनिट में। तो अगर हम डेसिबल यूनिट यानी कि ध्वनि का स्तर देखें डेसिबल यूनिट में, तो जो पत्तों की आवाज है वो बहुत कम होती है, 10 डेसिबल यूनिट। वहीं अगर हम मोटरसाइकिल की बात करें तो एक मोटरसाइकिल की जो आवाज निकलती है वो है 90 डेसिबल यूनिट। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ध्वनि 90 डेसिबल से ऊपर हो तो वो हानिकारक होती है मनुष्य के स्वास्थ्य पर। जेट वायुयान से तो ध्वनि 150 डेसिबल तक निकलती है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक होती है और ऐसी स्थिति में तो ध्वनि के कारण किसी के सुनने की क्षमता भी जा सकती है। ध्वनि प्रदूषण के कई कारण हैं, जैसे वाहन, उद्योग, निर्माण कार्य या फिर समारोह, ये सभी बहुत ध्वनि करते हैं। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव भी बहुत अत्यधिक हैं, जैसे प्रदूषित ध्वनि में वार्तालाप में कठिनाई होती है, लोग आपस में बात नहीं कर पाते। दूसरा बहरापन। तो प्रदूषित ध्वनि में लोग बहरे भी हो सकते हैं। जब शोर ज्यादा होगा तो कुछ लोग टेम्पररी बहरापन से ग्रस्त हो जाते हैं और कुछ लोग परमानेंट बहरेपन से ग्रस्त हो जाते हैं। टेम्पररी बहरापन का मतलब है कि कुछ समय के लिए वो ठीक से सुन नहीं पाते, और परमानेंट बहरापन का मतलब है कि इतनी आवाज कहीं पर अगर हो रही है कि इंसान हमेशा के लिए अपनी सुनने की क्षमता खो दे, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट बहरापन। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण में लोगों को सिर दर्द, तनाव, बेचैनी जैसी बीमारियां भी होती हैं। दिल्ली में और पूरे देश में हमारे ध्वनि प्रदूषण स्पेशली दीपावली को बहुत ज्यादा हो जाता है। दीपावली वैसे तो त्योहार है लाइट्स का, परंतु लोग पटाखे तो चलाते ही हैं। तो रूल 89 लागू किया गया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। इस रूल 89 में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के कुछ नियम बनाए गए। पहला नियम ये कि कोई भी पटाखा 125 डेसिबल से ज्यादा नहीं आवाज कर सकता। तो कोई भी कंपनी कोई भी पटाखा ऐसा नहीं बना सकती जिसकी ध्वनि 125 डेसिबल से ऊपर हो। दूसरा, ऐसे एरियाज मार्क करे गए जिनको हम बोलते हैं साइलेंट जोन, जैसे कि हॉस्पिटल इत्यादि। तो ऐसे जोन्स में या ऐसे इलाकों में जो बहुत ही संवेदनशील हों, वहां पर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होती। फिर पटाखे जलाने का टाइम भी तय किया गया कि सिर्फ पटाखे 6 से 10 बजे तक ही जलाए जाएंगे रात में। इस प्रकार दीपावली पर कुछ हद तक ध्वनि प्रदूषण को रोकने के कदम उठाए गए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। तो हमारे देश में अनेक प्रकार के ठोस अपशिष्ट देखे जाते हैं, यानी कि कूड़ा कचरा देखा जाता है। कुछ कूड़ा कचरा घरेलू होता है जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक वेस्ट,
कुछ होता है कारखानों से आने वाला कूड़ा, जैसे केमिकल, एल्कली, ग्लास, बॉटल एटसेट्रा। फिर कुछ केमिकल्स या कुछ वेस्ट बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, यानी कि अस्पतालों से निकलने वाला कूड़ा कचरा, जिसमें सिरिंजेस, कॉटन प्लग, कुछ दवाइयां इत्यादि हो सकते हैं। कंस्ट्रक्शन वेस्ट, यानी कि पत्थर, रोड़ी, डेब्री, ये सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जहां पर निर्माण कार्य होता है वहां से निकलती हैं। फिर एक और वेस्ट है जिसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर वेस्ट। हॉर्टिकल्चर वेस्ट का मतलब पेड़ पौधों का कूड़ा कचरा। फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव मतलब जिसमें नाभिकीय ऊर्जा के बाद जो वेस्ट बच जाता है उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट। ये सारे ही वेस्ट बहुत ही खतरनाक होते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। ठोस अपशिष्ट का क्या प्रभाव हो सकता है? पहला, अनहाइजीनिक कंडीशंस, यानी कि गंदगी ज्यादा फैल सकती है। दूसरा, स्पॉइल एस्थेटिक ऑफ द साइट, यानी कि जो साफ सुथरा पर्यावरण है वो खराब हो सकता है, सौंदर्य किसी जगह का खराब हो सकता है। फिर अफेक्ट सॉइल प्रोडक्टिविटी, यानी कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ के होने से मिट्टी की जो गुणवत्ता है या उपजाऊ क्षमता है वो भी खत्म हो सकती है। भूमि जल प्रदूषित हो सकता है। साथ ही साथ कुछ खतरनाक घातक पदार्थ जैसे कि फ्यूरान, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल इत्यादि से कैंसर की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अभी तक हमारे पास लैंडफिल साइट, कंपोस्टिंग और इंसिनरेटर यानी कि दहन का तरीका है। लैंडफिल साइट ज्यादातर शहरों के बाहर बनाई जाती है जहां पे कूड़ा कचरा शहरों का फेंक दिया जाता है। तो ऐसे लैंडफिल साइट बड़े आम हैं। दिल्ली शहर में 3 लैंडफिल साइट हैं, एक ओखला में, एक भलसवा में और एक गाजीपुर में। तो लैंडफिल साइट को ठीक प्रकार से बनाना चाहिए। साइंटिफिक प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग एक गड्ढा खोदा जाता है जिसको प्लास्टिक लाइनर से ढका जाता है ताकि भूमि जल प्रदूषित ना हो। फिर इस गड्ढे में कूड़े को फेंका जाता है और क्योंकि कूड़े से गैस भी निकल सकती है जैसे मीथेन गैस, तो एक गैस रिकवरी सिस्टम भी बनाया जाता है। फिर जब कूड़ा पूरा भर जाए तो इसको मिट्टी, पत्थर इत्यादि से बंद कर दिया जाता है। परंतु हमारे देश में ये साइंटिफिक प्रोटोकॉल कुछ हद तक वायलेट होता है क्योंकि हमारे देश में नागरिकों का कूड़ा इतना ज्यादा है कि ये जो जगह है वो पर्याप्त नहीं हो पाती। ऐसे में कूड़े को ढकना तो दूर, कूड़े के तो बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं। दूसरा तरीका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का होता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जैसे कि फ्रूट पील, सब्जियों का कूड़ा कचरा, इन सब से खाद बनाई जाती है। फिर तीसरा तरीका है इंसिनरेटर यानी कि दहन। तो कूड़े कचरे को अगर किसी फर्नेस में या किसी चैम्बर में जला दिया जाए तो उससे कूड़े की जो मात्रा है वो कम हो जाती है और कूड़े को फेंकना आसान हो जाता है। परंतु दहन की प्रक्रिया में बहुत जहरीली गैसेस पर्यावरण में जाती हैं और इससे भी नुकसान पर्यावरण में हो सकता है। तो अभी हमारे पास 3 तरीके हैं पर तीनों की ही कुछ ना कुछ कमियां हैं। जैसे कि लैंडफिल में हमें जगह बहुत चाहिए कूड़े को फेंकने के लिए। कंपोस्टिंग में सिर्फ हम बायोडिग्रेडेबल पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं और इंसिनरेटर यानी कि दहन से बहुत ज्यादा जहरीली हवा निकलती है। तो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए सबसे ज्यादा तरीका अच्छा यही है कि हम अपने रिड्यूस करें अपनी खपत को। तो जितना हम सामान प्रयोग कर रहे हैं उसमें हम कमी लाएं। जो हमारे पास वेस्ट सब्सटेंस हैं उनका पुनर्उपयोग करें और जितना हो सके रिसाइकिल करें। ये सबसे अच्छा तरीका है ठोस अपशिष्ट के लिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जरूरी इसलिए है क्योंकि कई बार खतरनाक पदार्थों से त्राही भी हो सकती है। इसका एक उदाहरण है लव कैनाल त्राही। तो अमेरिका में विलियम लव नाम के व्यक्ति ने एक लव कैनाल नाम की नहर खोदने की बात रखी। लव कैनाल के खोदने से नियाग्रा फॉल और लेक ओंटारियो जुड़ जाते, परंतु जब ये लेक बनाई जा रही थी तो ये निर्माण कार्य पूरा ना हो पाया। फिर विलियम लव ने ये जगह हुकर केमिकल को बेच दी। हुकर केमिकल नाम की कंपनी ने लगभग 10 साल यानी कि 1942 से लेकर 1953 तक इस कैनाल में बहुत ज्यादा केमिकल अपने फेंके। तो केमिकल फेंकने के बाद उन्हें फिर बाद में ये कंपनी ने ढक दिया क्ले से और सॉइल से।
और फिर ये जगह बेच दी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को। तो न्यूयॉर्क के बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने उसी जगह अपना स्कूल बनाया, कुछ घर बनाए जहां पर पहले केमिकल विसर्जित करे गए थे। तो 1976 में देखने को मिला कि जो बच्चे उस स्कूल में खेल रहे थे उनमें बहुत ज्यादा जलन, उनके शरीरों में बर्न इंजरी होने लग गई, उनकी खाल गल गई। कुछ घरों में गंदा पानी आने लगा, कुछ के बेसमेंट्स खराब होने लग गए, स्कूल के प्लेग्राउंड में केमिकल्स आने लग गए। तो बाद में पता चला कि केमिकल जो कि 26 खतरनाक घातक केमिकल्स थे वो वहां पर लीक हो रहे थे, जहां पर नहर में घर बनाए गए थे या स्कूल खोले गए थे। तो इसके बाद उस साइट को यानी कि लव कैनाल जगह को खाली कराया गया और जो परिवार थे उनको कहीं और शिफ्ट किया गया। दूसरा है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो हमारे देश में प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या है और चुनौती है। प्लास्टिक हमारे पर्यावरण में बहुत लंबे टाइम तक टिकती है और आसानी से नहीं टूट पाती। तो इसको रोकने के लिए, प्लास्टिक को कंट्रोल करने के लिए हमारे कानून एक बनाया गया हमारे देश में जिसका नाम है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। इसके अंतर्गत एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया, यानी कि जो प्लास्टिक का कूड़ा करेगा वो कंपनी ही जिम्मेदार होगी प्लास्टिक को वापस लेने के लिए। फिर इस नियम के अंतर्गत प्लास्टिक का रोड बनाने के लिए भी प्रयोग बताया गया। ये भी कहा गया कि जो नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक है उसको हटाया जाए या उसको देश से फेज आउट किया जाए। तीसरा, अगर कोई शॉपकीपर यानी कि कोई दुकानदार प्लास्टिक के बैग्स में अपने कस्टमर्स को सामान देना चाहता है तो उस शॉपकीपर को एक पैसा फाइन के रूप में देना पड़ेगा। ये अमाउंट है 48,000। तो इस अमाउंट को देने के बाद ही जो शॉपकीपर है वो प्लास्टिक बैग अपने कस्टमर को दे पाएगा। इसका फायदा ये है कि काफी हद तक दुकानदार प्लास्टिक बैग का प्रयोग कम करने लग गए और साथ ही साथ अगर कोई ये अमाउंट देता भी है तो इसका मतलब 48,000 रुपीज का भी सही पर्यावरण के लिए उपयोग किया जाता है। नाभिकीय आपदाएं। तो नाभिकीय पदार्थ बहुत ही खतरनाक पदार्थ होते हैं, जैसे कि यूरेनियम। इनमें से कुछ ना कुछ किरणें निकलती हैं, साथ ही साथ ये नाभिकीय विखंडन प्रक्रिया भी करते हैं। तो जो बड़े एटम्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और टूटते हैं। इस दौरान कुछ रेडिएशंस बाहर निकल सकती हैं जिनसे इंसानों की जान को खतरा हो सकता है। तो ये रेडिएशंस है अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा रेडिएशंस हमारे शरीर पर, स्पेशली खाल पर असर डाल सकती है। बीटा और गामा अगर पर्यावरण में ज्यादा बढ़ जाएं तो ये हमारे बॉडी के अंदर भी जा सकती हैं और हमारे शरीर के अंगों को खराब कर सकती हैं। नाभिकीय पदार्थों के कई कारण हैं। कुछ तो नाभिकीय पदार्थ प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि स्पेस में, मिट्टी में, हवा में, चट्टानों में और पानी में, पर इनकी मात्रा बहुत कम है और इनसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। वहीं दूसरी ओर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी यानी कि इंसान के द्वारा की जाने वाली गतिविधियों से नाभिकीय पदार्थ अत्यधिक बढ़ गए हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट में तो नाभिकीय पदार्थों का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है, परंतु नाभिकीय पदार्थ के खनन के लिए काफी हद तक प्रदूषण हो सकता है। दूसरा ये कि नाभिकीय पदार्थ जो बच जाते हैं बिजली बनाने के बाद, उनसे भी हमारे शरीर पर गलत असर पड़ सकता है। फिर इंसान के द्वारा डायग्नोस्टिक किट्स और कई सारी प्रयोगशालाओं में भी नाभिकीय पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय पदार्थों के कई प्रभाव देखे जाते हैं। अगर कोई नाभिकीय पदार्थों के संपर्क में आता है तो उसमें आनुवांशिक प्रभाव यानी कि जेनेटिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं और ये प्रभाव अगली पीढ़ी में भी जा सकते हैं। दूसरा, सोमैटिक प्रभाव। तो हम ऐसे स्थिति में जब नाभिकीय पदार्थ बहुत ज्यादा हो तो इंसान की खाल जल सकती है, मिसकैरेज हो सकते हैं, आंखों की बीमारी और कैंसर भी हो सकता है। तो जरूरी ये है कि नाभिकीय संयंत्रों के निर्माण एवं कार्य पर पूरी देखभाल की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि फुकुशिमा में जैसे एक प्लांट लगाया गया था, नाभिकीय ऊर्जा प्लांट, वो बिल्कुल तटीय इलाके पे लगाया गया था। तो सुनामी की जब लहरें उठी 2011 में, तो उन लहरों ने फुकुशिमा के नाभिकीय ऊर्जा प्लांट को तहस नहस कर दिया, साथ ही वहां पर बहुत ज्यादा प्रदूषण हुआ।
तो नाभिकीय यंत्रों को सही रूप से लगाना चाहिए। दूसरा, जो प्रयोगशालाओं से निकलने वाला रेडियोथर्मी पदार्थ है उनका भी ठीक रूप से उपचार होना चाहिए। नाभिकीय ऊर्जा की केस स्टडी, चेर्नोबिल नाभिकीय त्राही। तो 1986 अप्रैल 26 1986 में चेर्नोबिल, जो कि यूक्रेन और सोवियत यूनियन का हिस्सा था, वहां पर देखा गया कि एक चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में बहुत ज्यादा रेडिएशंस लीक हुई। तो उस रात यानी कि अप्रैल 26 1986 में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र जो चेर्नोबिल में स्थित था, वहां पे बहुत ज्यादा धुआं और रासायनिक पदार्थ निकलने लग गए। इस दुर्घटना से ये देखा गया कि वहां जो तापमान था वो 4000 डिग्री से भी ज्यादा हो गया और बहुत बड़ा वहां पर विस्फोट हुआ और रिएक्टर सब जलकर नाश हो गए। जो रेडियोथर्मी पदार्थ था उसका धुआं पूरे वायुमंडल में फैल गया, बल्कि यूक्रेन या सोवियत यूनियन ही नहीं परंतु पूरा का पूरा यूरोप इससे प्रभावित हुआ। ये धुआं इतना विशाल था कि पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क इत्यादि शहरों पर भी इसका बुरा असर पड़ा। पहले दिन में 31 लोगों की मृत्यु देखी गई और 239 लोग अस्पताल में भर्ती हुए। इस त्राही में आयोडीन, सीजियम जैसी खतरनाक रेडियोएक्टिव पदार्थ निकले, तो वहां पर लोगों को विसर्जित करना पड़ा। करीब 57 लाख लोगों को वहां से हटाया गया और इन सभी लोगों में बहुत सारे विकार देखने को मिले। उनके शरीरों में, कुछ बच्चों में तो थायराइड ग्रंथि खराब हो गई, कुछ में कैंसर हो गया, कुछ की जो त्वचा थी उसका कैंसर हुआ, कुछ लोगों में अनीमिया और अन्य रोग देखे गए। यही नहीं, कृषि उत्पाद भी वर्षों तक ठप रहा। समस्त वनस्पति और जीव जंतु खत्म हो चुके थे और लोगों में बहुत सारी विकार जैसे फेफड़ों का कैंसर, आंखों की बीमारी इत्यादि देखा गया। तो इसके बाद जो और देश थे जैसे स्वीडन और डेनमार्क, उन्होंने रूस से उत्पाद लेने पर भी पाबंदी लगा दी, क्योंकि उनका मानना था कि शायद उत्पादों के द्वारा भी रेडियोएक्टिव पदार्थ उनके देश में आ सकते हैं। तो इस दुर्घटना में अरबों का नुकसान हुआ। तो नाभिकीय ऊर्जा एक बहुत ही खतरनाक ऊर्जा हो सकती है, इसका सही प्रयोग करना अति आवश्यक है। तो इसके साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।